हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मिले हैं बहुत ही शानदार वन शॉट डी एंड एफ ब्लॉक के साथ। पूरा ही चैप्टर हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, वो भी ईच एंड एवरी टॉपिक के साथ। साथ ही साथ क्वेश्चंस भी हम करेंगे, किस तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। दो पार्ट्स इसके हमें पढ़ने हैं। पहला है डी ब्लॉक के बारे में, दूसरा है एफ ब्लॉक के बारे में। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इसका डी ब्लॉक है, यानी कि 90% हमें डी ब्लॉक के बारे में, 10% या उससे भी कम हम कह सकते हैं एफ ब्लॉक के बारे में हमें पढ़ना है। तो डी एंड एफ ब्लॉक है क्या? ये हमारे ब्लॉक्स होते हैं, किसमें? पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल क्या होती है? ये हमारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स नहीं बना रही हूँ, केवल आपको बता रही हूँ कि पीरियोडिक टेबल दिखती कैसी है। इस तरह से दिखती है कुछ, और यहाँ पर हमारे नीचे भी एलिमेंट्स होते हैं। अब ये जो टेबल है, यहाँ पर ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, जैसे एस ब्लॉक, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये जो हमारा पार्ट है इसे हम कहते हैं एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, और ये हमारे एफ ब्लॉक। इस चैप्टर में हमें डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। एस ब्लॉक जो होता है हमारा, वहाँ पर मोस्टली मेटल्स होते हैं, और पी ब्लॉक में मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं। जब भी हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाएंगे तो कुछ चेंजेस शो होंगे, और चेंजेस कहाँ पर शो होंगे? डी ब्लॉक्स में। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, लेकिन सारे ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन नहीं होते हैं। उसमें से कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा डी ब्लॉक है, इसमें चार सीरीज में हमने इसके एलिमेंट्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट सीरीज जो होती है, जिसे हम 3D सीरीज कहते हैं, जिसमें एलिमेंट्स स्कैंडियम से लगाकर जिंक तक होते हैं। सेकेंड को 4D सीरीज कहते हैं, जिसमें यूट्रियम से लगाकर जिंक कैडमियम तक यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद हमारी 5D सीरीज आती है, जहां पर लेंथेनम होता है, और उसके बाद हाफनियम से लगाकर कहाँ तक? मरकरी तक हमारे एलिमेंट्स होते हैं। और 6D सीरीज की अगर हम बात करें तो वहां पर एक्टिनियम, और उसके बाद रदरफोर्डियम से लगाकर कॉपर्निशियम तक हमारे एलिमेंट्स होते हैं। अब ये सीरीज के हमने नाम ऐसे क्यों रख रखे हैं? 3D, 4D, 5D, 6D। और जो लेंथेनम और हाफनियम है उसके बीच के, और एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच के एलिमेंट्स कहाँ गए? तो अगर हम बात करें इनके बीच के एलिमेंट्स की, तो वो और ट्रांजिशन शो कर रहे थे, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में भी उनमें कुछ चेंज आ रहा था। तो हमने उन्हें एक अलग ब्लॉक का नाम दे दिया, उन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और उनके बारे में हम वीडियो में पढ़ेंगे, जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और यहाँ पर इन सीरीज को नाम देने का मोटिव ये है कि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाता है। 3D ऑर्बिटल में जाएगा तो इसे हमने 3D सीरीज कह दिया, 5D ऑर्बिटल में जाएगा तो इसे हमने 5D और सीरीज कह दिया। इस तरह से हमने सीरीज का नाम दे दिया। अगर हम बात करें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? n-1 डी, और डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, और ns 1 से 2। डी ऑर्बिटल जिसे हम पेनल्टीमेट शेल भी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेनल्टीमेट शेल में फिल होता है, इसीलिए हम इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल को ही हम पेनल्टीमेट शेल भी कहते हैं। तो ये होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने बात किया था कि सारे ही जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ट्रांजिशन नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब एक्सेप्शंस क्यों हैं? एक्सेप्शंस क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स होंगे जिनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। जैसे कि डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि 10 से कम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो उसके ग्राउंड स्टेट में हो सकते हैं, या फिर उसकी किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकते हैं। कहीं पर भी इनमें से हमें देखने को मिल जाए अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल, तो हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिंक की और कैडमियम की, तो यहाँ पर क्या होता है? जिंक जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? गाइस? एटॉमिक नंबर 30। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्बिटल बनाएंगे तो कौन सी सीरीज है? 3D, यानी कि 4s2 3D 10।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिंक के ग्राउंड स्टेट में यहाँ पर 3d10 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फिल है, कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। और अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट देखकर हम नहीं बता सकते, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करनी होगी। तो जिंक एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2। तो अगर हम जिंक +2 की बात करें तो यहाँ पर 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकल चुके हैं और 3d10 यहाँ पर एक ग्राउंड स्टेट में भी क्या हो रहा है, 3d10 कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आ गया। तो यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या है, इनमें एम्प्टी d ऑर्बिटल होंगे और उनके बीच में ट्रांजिशन होगा। ये ट्रांजिशन क्या होता है, ये हम 5th चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा एक्सेप्शन हो गया। सिमिलरली कैडमियम में भी एक्सेप्शन होता है। ये भी क्या होता है, 4d10 4d सीरीज है, 4d10 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी लास्ट में। तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये भी ट्रांजिशन शो नहीं करता है। एक और क्वेश्चन आता है हमारे की, जो सिल्वर है Ag+, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिल्वर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो एक सिल्वर +1 इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d10 आ रहा है। तो ये क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि अगर हम Ag एक और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 जिसमें 3d9 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इसका मतलब है कि सिल्वर ट्रांजिशन एलिमेंट है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एम्प्टी d ऑर्बिटल हमें देखने को मिलता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। ठीक है गाइस, ये तो हमने बात कर ली कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कहाँ पर ये हमें देखने को मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में, क्या इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और कुछ एलिमेंट ट्रांजिशन क्यों नहीं होते हैं। और सिल्वर और जिंक का केस भी हमने पढ़ लिया है। जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, सिल्वर ट्रांजिशन है। किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर एम्प्टी d ऑर्बिटल है तो वो ट्रांजिशन होगा। अब हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि एटॉमिक साइज, इन ट्रेंड्स की हम बात करेंगे कि किधर जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये जो हमारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट, अब हम ट्रांजिशन कहने वाले क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनकी मेल्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट लगेगा, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड, अगर हम बात करें इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आखिर होती क्या है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब होता है कोई भी हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस है, उसको ब्रेक करने के लिए, ताकि वो गैसियस एटम में कन्वर्ट हो सके, उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे ही हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी का मतलब ही होता है एनर्जी, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। तो ये भी इनमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बनेगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और टॉपिक आता है हमारा एटॉमिक साइज। कैरेक्टरिस्टिक है इसकी एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो हमारी एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जो जेड इफेक्ट है वो भी बढ़ रहा है। जेड इफेक्ट का मतलब होता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, और वो कहाँ तक बढ़ता है, मैग्नीज तक, Mn तक जब हम जाते हैं। 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो मैग्नीज तक जब हम जाते हैं तो वहां पर साइज डिक्रीज होता है, लेकिन फिर बीच के कुछ एलिमेंट्स का सेम हो जाता है, क्योंकि जेड इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट सिमिलर हो जाता है। और लास्ट तक जाते जाते जिंक तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, तो साइज थोड़ी सी इंक्रीज होने लग जाती है। यानी कि ट्रेंड एकदम रेगुलर नहीं, इरेगुलर वेरिएशन हमें देखने को मिलता है।
टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो दूर दूर चल जाते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि जिरकोनियम और हाफनियम, इनकी जो रेडियस है वो बढ़नी चाहिए थी लेकिन कम हो जाती है। जैसे कि इसकी 160 पिकोमीटर है तो इसकी 159 पिकोमीटर, अप्रोक्सीमेटली सेम हम कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बीच में आते हैं लेंथेनोइड्स और इनकी वजह से होता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स की साइज में डिक्रीज होना। क्यों होता है? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, लेकिन एफ ब्लॉक का तो और ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बिल्कुल ही नहीं होता है और न्यूक्लियर जेड इफेक्ट बढ़ जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो साइज डिक्रीज हो जाती है। जो इंक्रीज होनी चाहिए थी, वो जितनी एक्सपेक्टेड हमने की थी कि बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ती हैं। तो ये हमारे क्या होता है? ट्रेंड होता है एटॉमिक साइज में। उसके बाद अगर हम बात करें आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है कि कोई भी हमारा एटम है उसमें आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे हमारा शेल है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना है बाहर, उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो अभी पता है सभी की आयोनाइजेशन इंथैल्पी यहाँ पर ज्यादा होती है। जिंक की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि 10 यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 यानी कि स्टेबल है, तो ये क्यों चाहेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स दूं? तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, इसलिए आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। और n-1 डी ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, अलग अलग बॉन्ड बना सकते हैं, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे ऑब्वियसली। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7 तक ये शो कर सकते हैं। और क्या बात ध्यान रखनी है हमें कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं मैक्सिमम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करते हैं? तो ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स के साथ, क्योंकि ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा होती है, इसीलिए इनके साथ जो मेटल होगा वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच सकते हैं। और क्या हो सकता है यहाँ पर? क्वेश्चन क्या बन सकता है? स्टेबिलिटी का बन सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम Mn+2 की अगर हम बात करें तो 3d5 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि स्टेबल होता है, लेकिन Mn+7 की अगर हम बात करें तो 3d0 होता है जो कि अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कम ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतनी कम उसकी स्टेबिलिटी होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। उसके बाद जो आता है वो टॉपिक जो जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो आता है इनर्ट वैल्यू। इसमें सिंपल सा रूल हमें याद रखना है केवल, कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनर्ट वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने का मतलब है कि लेस नेगेटिव होती जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव होती जाती है। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, यानी कि आगे के जो शुरुआत के एलिमेंट्स है, अगर 3D सीरीज की हम बात करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन बाद के एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शुरुआत के एलिमेंट्स है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, उनका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है, और लास्ट के एलिमेंट्स ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, यानी कि उनका रिडक्शन हो जाता है। इनोट वैल्यू में एक एक्सेप्शन आता है, जैसे कॉपर जो होता है वो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इनोट वैल्यू उसकी ज्यादा पॉजिटिव होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि
वो एक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि उसका रिडक्शन हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हर बच्चा जानता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे पास पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होती है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, और डायमैग्नेटिक मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर, तो हम डायमैग्नेटिक कहेंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक कहेंगे। अब मैग्नेटिक जो बिहेवियर है वो चेक करने के लिए कि कौन कितना ज्यादा पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, उसके लिए हम निकालते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है बीएम, यानी कि बोर मैग्नेटॉन। फॉर्मूला क्या होता है, n+2 रूट के अंदर Mn+2 की जैसे हम बात कर लेते 3d5, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, 5+2 रूट के अंदर, तो 5 और 2 7, 7 35 रूट के अंदर, यानी कि 5.9 bm। ये इसका क्या होता है, जैसे निकाला 36 जो होता है वो 6 का होता है, यानी कि 35 5.9 का अंडर रूट होगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लिया। अब मैग्नेटिक मूवमेंट इसका क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ना, 5.9 आ रहा है, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक है। अगर हम Zn+2 की बात करें तो वहां पर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी 0 है। इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो भी नहीं करेगा। पैरामैग्नेटिक यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, और डायमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिपल कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हो गया। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी यहाँ पर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे 5th चैप्टर में। 7 अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली है। 8th है कि ये जो होते हैं कॉम्प्लेक्स और कलर कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड कलर कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब हमने आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक ही जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन रखता है और दोनों शेयर कर लेते हैं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। और जो हमारा इसमें सेंट्रल मेटल एटम होता है वो क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट ही होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं। कलर कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इनके पास डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल में एम्प्टी डी ऑर्बिटल यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डी ट्रांजिशन शो करते हैं। डी ट्रांजिशन का मतलब वो हम डिटेल में पढ़ेंगे 5th चैप्टर में। तो जब ये डी ट्रांजिशन करते हैं तो इसका मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर जाता है तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और फिर अगर वो वापस लोअर एनर्जी पर आता है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी जो रिलीज करेगा वो हमें दिखेगी विजिबल लाइट के फॉर्म में। तो वो जो लाइट दिखेगी हमें, उसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा कलर इसका है, और जो लाइट उसने ऑब्जर्व की है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखेगा, वो कलर नहीं दिखेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। सारी चीजें हम 5th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल से, तो इतना लोड यहाँ पर आपको नहीं लेना है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल, गलत लिख दी है स्पेलिंग, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। ये कोई मेटल है जिसके एटम्स हैं इस तरह से, तो ये जो यहाँ पर एटम्स के बीच में हमको स्पेस दिख रही है, यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे छोटे छोटे एटम्स आकर फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और जब फंसते हैं तो एक नया आइटम जिसको हम कह सकते हैं कंपाउंड बन जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसकी कोई स्टोकियोमेट्री नहीं होती है, कोई इसको हम आयोनिक ना कह सकते, ना हम इसको कंप्लीटली आयोनिक कह सकते हैं, ना कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। और क्या होता है, इनके आने से यहाँ पर इम्प्योरिटी बढ़ जाती है, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो स्पेस थी वो भी पैक हो गई, पूरा पैक हो गया, तो ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। मेल्ट और बॉइल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो गए हमारे। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज। अलॉयज का फॉर्मेशन मतलब
ये जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनमें अलॉय भी बनाते हैं। अलॉय मतलब मिक्सचर, जैसे कि ब्रास, ब्रोंज, ये हम जो यूज करते हैं। ब्रास जो होता है कॉपर प्लस जिंक का, और अगर हम बात करें ब्रोंज की तो वो होता है हमारा कॉपर प्लस टीन का क्या होता है, एक अलॉय होता है। और कैटलिस्ट की तरह भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट करेंगे। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारी रिएक्शन होगी जिनमें कैटलिस्ट का यूज होगा। और सबसे ज्यादा जो कैटलिस्ट यूज होते हैं जैसे कि पीटी, पीडी हो गया, आयरन हो गया, आयरन भी कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, जिंक भी होता है। तो ये क्या है, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही हैं। यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पहला तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट बना सकते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ। और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएंगे तो रिएक्शन की रेट इंक्रीज होगी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। वो थर्ड चैप्टर में हम पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो कैटलिस्ट की तरह भी ये एक्ट करते हैं, गुड कैटलिस्ट की तरह, ठीक है। सारी ही चीजें हमने पढ़ ली हैं। इसके बाद ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनाइंस, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनाइंस, ये ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनाइंस भी बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। और अगर नेगेटिव होगा चार्ज उस पे तो ऑक्सो एनाइंस, एनाइन की नेगेटिव। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो एनाइंस हमें याद रखनी है, जिसकी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। वेरी क्लेवर मैन, वेरी क्लेवर मैन। वी मतलब कि वेनेडियम, सी मतलब क्रोमियम, एम मतलब मैग्नीशियम। तो जैसे VO3 माइनस, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। Cr, क्रोमियम के बारे में तो हम अभी जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे K2Cr2O7 KMnO4, तो उसमें हम पढ़ लेंगे। Cr2O4 2 माइनस, CrO4 2 माइनस, और Cr2O7 2 माइनस, MnO4 माइनस, ये तो बहुत ही कॉमन है। VO4 3 माइनस, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो एनायंस है जो डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। इसके बाद हम ये पढ़ लेते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, कुछ मतलब कि दो ही कंपाउंड्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जो है हमारे K2Cr2O7 और KMnO4। उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, यहाँ पर हम देख लेते हैं फॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ K2Cr2O7, K2Cr2O7, जिसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने आयरन की क्रोमाइट ली है, उसको हम करेंगे सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, हम Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा। अब सोडियम क्रोमेट को अगर हम एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं, क्रोमेट को जब भी हम एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि पीएच वैल्यू डिक्रीज करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, डाइक्रोमेट मिल जाता है। जैसे यहाँ पर हमें मिला है सोडियम डाइक्रोमेट। और अगर हम सोडियम डाइक्रोमेट को वापस से बेस मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्रोमेट मिल जाता है। दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। अब हमें यहाँ पर K2Cr2O7 चाहिए था, तो हम क्या करेंगे कि सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ ट्रीट करेंगे, KCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl अलग निकल जाएगा और हमें जो चाहिए कंपाउंड K2Cr2O7 वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो ये हमारा CrO4 2 माइनस, CrO4 2 माइनस होता है, इसे हम क्रोमेट कहते हैं, इसका कलर होता है येलो। और जब ये कन्वर्ट हो जाता है Cr2O7 2 माइनस यानी कि डाइक्रोमेट में, तो इसका कलर होता है ऑरेंज, ठीक है। ये अगर क्रोमेट को हम एसिडिक मीडियम में ट्रीट करवाते हैं तो डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो क्रोमेट। लेकिन अगर डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें Cr+3 मिल जाता है, Cr+3 मिल जाता है। ये जो K2Cr2O7 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन कर देता है, खुद का रिडक्शन हो जाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे कि I- को I2 में कन्वर्ट करता है, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करता है, H2S को S में केवल सल्फर में कन्वर्ट करता है। उसके अलावा SN+2 यानी कि टीन को SN+4 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि हमें याद रखनी है। वैसे ही याद हो जाएगी गाइस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा,
ठीक है ना गाइस, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये हमारे क्या हो गया, इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होगी। अब हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ KMnO4। तो इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो I- को I2 में कन्वर्ट करता है, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करता है, CrO4 2- यानी कि क्रोमेट को ये CO2 में कन्वर्ट करता है, H2S को S में और SO3 2- को SO4 2- में। इसके अलावा NO2- को NO3- में। ये हो गई एसिडिक मीडियम में रिएक्शन। अगर हम बात करें न्यूट्रल मीडियम में तो H2O8- को SO4 2- में, I- को IO3- में, H2O3 2- को SO4 2- में और Mn+2 को MnO2 में कन्वर्ट करता है। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और प्रिपरेशन। यहाँ तक हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सारी जो डिटेल है, जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ लेते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जो बहुत ही छोटा सा है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं? एफ ब्लॉक जो होते हैं उसमें लेंथेनॉइड सीरीज होती है और एक्टिनॉइड सीरीज होती है, जिसे हम 4F और 5F सीरीज भी कहते हैं रिस्पेक्टिवली। लेंथेनॉइड्स में होते हैं 14 एलिमेंट्स सीरियम से लगाकर ल्यूटेशियम तक, और एक्टिनॉइड्स में होते हैं थोरियम से लगाकर लोरेंशियम तक 14 एलिमेंट्स। 4F जो सीरीज होती है लेंथेनॉइड की, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2N-1 D07 N-2F 1 to 14, और 5F सीरीज होती है NS2 N-1 D07 और N-2F 1 से 14 तक इसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की क्या होती है? +2 होती है। दोनों में क्या होता है? लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और उसकी वजह से साइज, एटम्स की साइज डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। अलॉय जो होता है लेंथेनॉइड का मोस्ट फेमस अलॉय है मिस्ट मेटल, जिसमें 95% लेंथेनॉइड होता है और कुछ थोड़ा बहुत उसमें आयरन और छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं। ये जो होता है Mg बेस्ड अलॉय में यूज़ होता है, बुलेट्स बनाने के लिए बहुत सारे कामों में इसका यूज़ लिया जाता है। ये लेंथेनॉइड जो होते हैं सिल्वरी वाइट होते हैं, रेपिडली एयर में टर्निश हो जाते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है इनका, और इनकी रिएक्शन जो है वो बुक में पूरी टेबल दी हुई है, इनकी रिएक्शन होती है। रिएक्शन हमें नहीं दी हुई है, केवल ये दिया हुआ है कि किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। एक्टिनॉइड्स की अगर हम बात करें तो एक्टिनॉइड की भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इनमें हम ज़्यादा स्टडी क्यों नहीं कर सकते एक्टिनॉइड की? क्योंकि इसमें सारे ही एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं और वो फटाफट से गायब हो जाते हैं। इनकी लाइफ जो होती है कुछ की तो बहुत सेकेंड्स मिनट्स में गायब हो जाते हैं, इसीलिए इनकी ज़्यादा स्टडी हमें नहीं करना है। तो गाइज आई होप आपको पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।